हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज कुमार और आपका मेरे चैनल UPPCL जेई प्रनूस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से मैंने 2-3 दिन पहले एक YouTube कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आपको पूछा था कि आपके क्या क्या डाउट हैं, आप अपने डाउट को कमेंट्स में लिख दीजिए जिससे कि मैं एक ऐसी वीडियो तैयार कर सकूँ जिससे आपको तैयारी करने में मदद मिल सके। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दिए, तो मैंने उन्हीं सारी कमेंटों को लेकर और जिस तरीके से मैंने तैयारियां की थी, मैंने इसमें जो कमियां जो मैंने की थी या जो मैंने गलतियां की थी, तो उन सब गलतियों को आप ना करें, इसलिए मैं आपको आज एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत जल्द अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है उस वीडियो में मैं 4 टॉपिक को कवर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नॉन टेक के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टेक्निकल के बारे में, उसके बाद आपको बताऊंगा मैं कौन सी ऑब्जेक्टिव बुक पढ़नी चाहिए, और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा टेस्ट सीरीज़ के बारे में, क्योंकि बिना टेस्ट सीरीज़ लगाए सफलता पाना मुझे नहीं लगता कहीं से भी पॉसिबल है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अब नॉन टेक पोर्शन से। जैसा कि आपको पता है UPPCL जेई में 50 नंबर का नॉन टेक पोर्शन आता है। 50 नंबर में 10 नंबर की हिंदी आती है, 20 नंबर की रीजनिंग आती है और 20 ही नंबर की जीके और जीएस आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन 50 नंबरों के लिए हम क्या क्या पढ़ें, कितना कितना पढ़ें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ हिंदी से। दोस्त, जो हिंदी 10 नंबर की आती है उसके लिए आपको बहुत अच्छी किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मात्र 10 नंबर की हिंदी आती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तब भी आप हिंदी में 10 में से 5 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। और अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इन द सेंस मैं अगर आपको 4 टॉपिक बता दे रहा हूँ, आप सिर्फ उनको कवर कर लीजिए, डेफिनेटली आपके हिंदी में 10 में से 8 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। वो आपको टॉपिक पढ़ने हैं तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, रस, छंद, अलंकार, लोकोक्ति, मुहावरे, संधि, समास, और जो होता है ना एक वाक्य के लिए एक शब्द जो होता है, यानी टोटल 8 से 10 टॉपिक हैं जिन्हें अगर आप पढ़ लेंगे तो आप हिंदी में आराम से लगभग 8 से 9 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। एक बार दोबारा बोल दे रहा हूँ मैं, तत्सम, तद्भव, विलोम, पर्यायवाची, रस, छंद, अलंकार, लोकोक्ति, मुहावरे, संधि, समास और वाक्यों के लिए जो एक शब्द होता है। ये 10 टॉपिक हैं। ये 10 टॉपिक अगर आप चाहें तो 10 दिन में कवर कर सकते हैं। आप हिंदी को जो लेकर बैठे रहते हैं, पूरे 6 महीने हिंदी चल रहा है, तो UPPCL का ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है कि उसके लिए आपको 6 महीने हिंदी पढ़नी पड़े। अगर आप हिंदी को डेली 2-2 घंटे दे देते हैं लगातार 10 दिन तक, तो आपकी हिंदी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। इन द सेंस आपके हिंदी में 8 से 9 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। तो मुझे लगता है हिंदी की समस्या खत्म होगी। और एक चीज़, आपको पढ़नी कैसे हिंदी, जैसे मान लो आप विलोम पढ़ रहे हैं, है ना, तो विलोम में जैसे दिन का रात होता है, अच्छे का बुरा होता है, ऊपर का नीचे होता है ना, तो ये सब तो आप कैसे भी कर लेंगे। तो आपको ऐसे नहीं करना है। जैसे अगर आप जब भी हिंदी पढ़ें या किसी बुक से हिंदी पढ़ें तो एक अलग नोट्स बनाएगा इन टोटल 10 चैप्टरों का। जैसे ऊपर लिखना विलोम शब्द, तो ऐसे शब्द जो आपको लगे यार इसका ये कैसे हो गया, है ना। जैसे मैं बताऊँ, एक शब्द है गौरव। अब बताइए गौरव का विलोम क्या होता है। आप मुझे कमेंट करिए गौरव विलोम क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ गौरव का विलोम होता है लाघव। अब ये एकदम अटपटा है कि नहीं। तो ऐसे विलोम शब्द जो बिल्कुल भी कहीं से मैच नहीं करते, आप ऐसों को लिखते चलिए। विलोम ही नहीं, हर चैप्टर में से हर ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आए, जहाँ पे गलती कर सकें, ऐसे ही हिंदी की एक छोटी सी डायरी बना लीजिए, उसमें इन्हीं 10 चैप्टरों को लिख लीजिए। और विलोम हो, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे कोई संधि हो, चाहे कोई समास हो जिसमें आप फंसते हैं या जिसमें आपको बार बार डाउट होता है, उसका बहुत अच्छे से लिख लीजिए। लिख के अब क्या करेंगे, जब आप रिवीजन करेंगे तो हिंदी का आपको बन जाएगा शॉर्ट नोट्स।
तो जैसे ही आप एग्ज़ाम में जाएंगे, एग्ज़ाम वाले दिन अगर इस नोट्स को देख के जाएंगे तो हिंदी में आपके डेफिनेटली 8 से 9 मार्क्स पक्के रहेंगे। ठीक है, हिंदी मैंने जैसे बताया वैसे ही पढ़ना है आपको, बात खत्म हिंदी वाली। अब हम लोग आते हैं रीजनिंग पे। तो दोस्त रीजनिंग आपको बैंक लेवल की बिल्कुल नहीं करनी है। रीजनिंग अगर आपको यूपीपीसीएल जेई में 18 मार्क्स लेकर आने हैं, मैं 20 मार्क्स नहीं कह रहा, 20 भी आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 18 मार्क्स लाने हैं। उसके लिए आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन यानी कथन और निष्कर्ष वाले जो सवाल होते हैं उनमें आपको बहुत अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि यूपीपीसीएल जेई में लगभग 6 से 7 सवाल तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के ही आते हैं। आपको रीजनिंग में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और पासा और ब्लड रिलेशन। पासा एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें कुछ फॉर्मूलाज भी होते हैं या उसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। मतलब आपको पासा पढ़ना है, ब्लड रिलेशन पढ़ना है और आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रीजनिंग छोड़ देनी है, ऐसा नहीं, आप इन 3 टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। बाकी ये पूरी रीजनिंग है, रीजनिंग मतलब लॉजिकल रीजनिंग है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्जाम में 3 घंटे का समय मिलता है और आपने जब डिप्लोमा कर लिया है, आप यहाँ तक हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आराम से इन 3 टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद आप आराम से 18 नंबर तक रीजनिंग में पहुँच सकते हैं। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन तो जैसे बहुत सारे चैप्टर होते हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग में देख लीजिए, या आप अल्फ़ाबेट टेस्ट वगैरह देख लीजिए, या वेन डायग्राम देख लीजिए, या फिर बहुत सारे चैप्टर होते हैं जो कि आप आराम से वहाँ पे बैठ के सॉल्व कर सकते हैं और उसमें अपने नंबर को पक्का कर सकते हैं। तो रीजनिंग में बहुत बड़ा इशू नहीं है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट, कंक्लूजन, पासा और ब्लड रिलेशन, इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इनको बहुत अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम में जाना है। रीजनिंग की समस्याएं खत्म। अच्छा, अब बात आते हैं जो सबसे मेन मुद्दा है जीके और जीएस वाला, है ना। क्योंकि अगर हम जीके जीएस की लेके बैठे हैं तो देखिए कितने सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, पर्यावरण, कंप्यूटर, पता नहीं कितने सारे सब्जेक्ट हैं जो कि हमारे यूपीपीसीएल सिर्फ 20 नंबर का पूछता है। अब मैं आपको एक सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ। देखिए जीएस में वैसे भी कोई कितना भी धुरंधर हो, यूपीपीसीएल के अंदर 10 मार्क्स से ज़्यादा लेके नहीं आ पाता। 12 मार्क्स तक ही यूपीपीसीएल जेई में आ पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि थोड़ा अलग ही क्वेश्चन का लेवल रहता है जीएस वाला। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, जो जीएस का पोर्शन है आप उसको स्किप तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन जो कुमार गौरव सर वाली क्लास चलती है सुबह 6:30 बजे, उत्कर्ष वाली जो चैनल है, आप उस क्लास को अपनी आदत बना लीजिए और उस क्लास को तब तक आपको डेली लेना है जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक, क्योंकि देखिए आप हिस्ट्री पढ़ने बैठेंगे, पॉलिटी पढ़ने बैठेंगे, ज्योग्राफी पढ़ने बैठेंगे, यार पॉलिटी कितना बड़ा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी कितना बड़ा सब्जेक्ट है, आप उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या याद रखेंगे। तो जो कुमार गौरव सर जो क्लास में पढ़ाते हैं वो डेली उन चीज़ों को रिवाइज कराते हैं। ठीक है, वो करंट अफेयर्स तो पढ़ाते ही हैं, तो लगभग 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स का ही आता है। तो 10 में से लगभग आपका मान लीजिए 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का फंस जाएगा उसमें से। और वो डेली स्टैटिक जीके भी रिवाइज कराते हैं। आप में से जो लोग उनकी क्लास लेते होंगे तो उनको पता होगा, तो डेली वो स्टैटिक जीके भी कवर कराते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप उनकी क्लास को पूरे दिल से और एकदम एकांत में बैठ के सुबह अगर आपने उनकी क्लास को रेगुलर 3 से 4 महीने भी ले लिया तो यूपीपीसीएल जेई में आपके 10 से 12 मार्क्स जीके में बनना तय है। और इतने से आपका ये काफ़ी है, इनफ है। आप 15 के चक्कर में पढ़ेंगे और 20 के चक्कर में पढ़ेंगे तो उधर आपका भी जो बताना है टेक्निकल, उसमें बहुत पीछे चले जाएंगे, आप सिलेक्शन से बहुत पीछे चले जाएंगे, जान लीजिए। तो जीके के लिए आपको समझ में आ गया क्या करना है। बाकी अगर आपके पास समय है तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, मैं उसकी मना आपको नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक स्मार्ट वे बता रहा हूँ जिससे आप कम समय में या कम झंझटों में पढ़ते हुए आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आपको सिलेक्शन चाहिए नॉलेज के लिए, तो देखिए पढ़ाई एक समुद्र है, आप उसको कितना पिएंगे बताइए, पी सकते हैं क्या? नहीं पी पाएंगे, कुछ होगा भी नहीं। इसलिए जितना बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से आपको फॉलो करना है अगर बहुत जल्दी सिलेक्शन चाहिए तो। अब तक तो आप अपने मन से पढ़ते ही आए हैं, आपके पास
सैकड़ों बुकें होंगी आपकी, एकदम रूम पूरा भरा पड़ा होगा किताबों से। नॉन टेक की बातें ख़त्म। नॉन टेक के लिए ना तो आपको कोई बुक चाहिए ना कुछ चाहिए, ठीक है। आप कोई भी छोटी सी हिंदी की बुक कहीं से भी ले सकते हैं, या फिर बुक ना, अगर आप बुक भी नहीं लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट रहता है। मैंने जो जो टॉपिक बताए हैं आप उन टॉपिक को एक एक करके यूट्यूब पे सर्च करेंगे और वहाँ से अपना नोट्स बना लेंगे इन 10 टॉपिक का। वैसे आपको रीजनिंग में आपके पास कोई भी छोटी सी कोई बुक होगी, कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं रीजनिंग के लिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये तो रहा आपका नॉन टेक वाला पोर्शन। अब हम लोग आते हैं टेक्निकल वाले पोर्शन पे। यूपीपीसीएल जेईई बनने में जो सबसे बड़ा रोल है वो टेक्निकल का है, क्योंकि 150 क्वेश्चन आता है यहाँ पे टेक्निकल से। और सबसे बड़ी बात, यूपीपीसीएल कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, टोटली अनएक्सपेक्टेड। आप उसकी सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते आपको क्या पूछने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट पूछ लेगा, कहाँ से पूछ लेगा, कितना डीपली पूछ लेगा और क्या क्या पूछ सकता है। इसीलिए आपको टेक्निकल में एक भी सब्जेक्ट को छोड़कर तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। टेक्निकल में टोटल 20 सब्जेक्ट आते हैं, जो कि यूपीपीसीएल पिछले 3 से 4 एग्जाम से लगातार पूछता आ रहा है। तो अब सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है बच्चों के साथ कि सर हम ऑनलाइन कोचिंग करें या ऑफलाइन कोचिंग करें। कमेंट भी आ रही थी कि सर ऑनलाइन कोचिंग अच्छी है कि ऑफलाइन कोचिंग अच्छी है। तो देखिए वो आपकी पहुंच पे और सूटेबिलिटी भी डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी अच्छी है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना यह है कि आप कोई भी किसी का भी एक ऑनलाइन कोर्स परचेस कर लीजिए। यानी अगर आप जेईई बनना चाहते हैं तो कोई भी ऑनलाइन एक कोर्स इलेक्ट्रिकल का परचेस कर लीजिए। और मैं आपको ईआईडी ऑनलाइन क्लासेस का ऑनलाइन कोर्स रिकमेंड करना चाहूँगा। आप वहाँ से रमन सर का कोर्स खरीद के और अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। सबसे बड़ी बात, आप जैसे कोर्स खरीदते हैं आपको पता है क्या लगता है, मैं जल्दी जल्दी सारे सब्जेक्ट को ख़त्म कर दूँ। आपको ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है। लगभग 6 महीने तक आपको एग्ज़ाम की तो दिमाग में लाना ही नहीं है। आप पहले कोर्स खरीदेंगे, सबसे पहले आप एक बेसिक इलेक्ट्रिकल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल को पढ़ते पढ़ते पहले बेसिक को ख़त्म कीजिए, फिर मशीन स्टार्ट कीजिए और पावर सिस्टम स्टार्ट कीजिए, ठीक है। पहले जो अपने मेन सब्जेक्ट होते हैं या जो कोर सब्जेक्ट होते हैं उनको आपको पहले ख़त्म करना है। और एक बात, यूपीपीसीएल जो अपने कोर सब्जेक्ट हैं उनमें से कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है, तो आपको कोर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से और डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने आपको बता दिया, आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग सबसे बेस्ट रहेगी। अगर आप भले ही फ्रेशर हैं, यानी आप 2022 में पास आउट हुए हैं या 2021 में पास आउट हुए हैं, आपने अब तक कोई भी गलतियां की हों, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हों, अगर आप कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो आप वहीं पर अपना कंटिन्यू कीजिए। अगर आपने कोई कोर्स अभी तक नहीं लिया है और तैयारी करना चाहते हैं तो आप ईआईडी ऑनलाइन क्लासेस का कोर्स लेके वहाँ से अपना एक एक सब्जेक्ट को कवर करना धीमे धीमे स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको एकदम से सारे सब्जेक्ट कवर नहीं करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, बेसिक, मशीन, पावर सिस्टम, इन सब सब्जेक्ट को ख़त्म करने के बाद में मैं आपको एक सलाह और दे देना चाह रहा हूँ कि बहुत से बच्चों के पता नहीं क्या दिमाग में दौड़ता रहता है। वो जैसे कोई कहीं से पढ़ रहे हैं, जैसे भले ही वो ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, वो अपने रूम में बहुत सारी किताबें ला के रख लेंगे, है ना। वो ये चाहते हैं कि सर तो कुछ पढ़ा ही रहे हैं, हम अपना ये भी देख लेते हैं, है ना। तो ऐसा करना बिल्कुल बंद कर लीजिए। आपके कमरे में जितनी कम से कम किताबें हों उतना ठीक है, ठीक है। अभी जैसे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर टेक्निकल के लिए कुछ किताबें बता दीजिए, है ना। तो मैं आपको टेक्निकल के लिए एक सिंगल किताब रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता कि जिस तरीके से मैं 1-2 साल भटका था उसी तरह से आप भी भटकें। मेरे पास कम से कम 20 किताबें रखी हैं, लेकिन मैं उनमें से आपको एक भी रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले आपको अपना पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से ख़त्म करना है। जब सिलेबस आपका पूरा ख़त्म हो जाए, अब जैसे लोग बोल रहे थे पीएलसी, स्काडा, मैटलैब, तो सर आप कहीं से किसी का भी कोर्स लेंगे, चाहे रमन सर का लें या कोई भी किसी का भी कोर्स लेंगे, तो इस समय जो भी यूपीपीसीएल के लिए पढ़ा रहे हैं वो का पूरा कोर्स कवर करा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूंगा पीएलसी के लिए इसकी बुक ले लीजिए, है ना। तो उस बुक में लगभग 200-300 पेज होंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा आप इसमें पढ़ें क्या और छोड़ें क्या। इसलिए ये सब चीज़ें आप फैकल्टी के ऊपर छोड़ दीजिए।
जो भी आपको फैकल्टी पढ़ा रही है आप एकदम से उसी को अपना 100% दीजिए और अपने नोट्स को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। यानी जब आप पहली बार कोचिंग कर रहे हैं या कहीं भी, चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं ऑफलाइन कर रहे हैं, सबसे पहले सारे सब्जेक्ट को एक एक करके ख़त्म कीजिए और उन सब का नोट्स बनाइए। और एक चीज़ जो फेस करते हैं लोग, जैसे मान लो कोई भी कैंडिडेट या कोई भी स्टूडेंट कोई मान लो वीडियो लेक्चर देख रहा है, तो लेक्चर देखते देखते जब चीज़ें आसान रहती हैं तो उसको अच्छा लगता है। जैसी चीज़ें कठिन आने लगती है ना तो वो सोचता है यार जल्दी से लेक्चर ख़त्म हो और मैं आगे पे बढ़ूँ। तुम यहाँ तो आगे बढ़ जाओगे लेकिन आगे फिर दिक्कतें आएंगी। इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट को सिर्फ कहने के लिए ख़त्म नहीं करना है। किसी भी लेक्चर को भले ही आपको 2 बार देखना पड़े, 3 बार देखना पड़े, उस लेक्चर को बिना समझे आपको ख़त्म नहीं करना है। पूरा आपको समझ में आ जाए तभी आपको आगे बढ़ना है। इतना क्लियर हो गया? यानी आप सारे सब्जेक्ट खत्म कर लीजिए, उन सब का नोट्स बना लीजिए। इसके बाद टेक्निकली बातें पूरी हो गई। अच्छा, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव बुक आपको कौन सी पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। देखिए, सबसे पहले बात आती है आर.के. राजपूत की। ठीक है, तो आप आर.के. राजपूत, वी.के. मेहता और जे.बी. गुप्ता, इन तीनों को अगर आपके पास में हों तो उनको एक साइड कोने में रख दीजिए। सबसे पहले आपको जो अपना सिलेबस ख़त्म करने के बाद आपको जो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बुक लगानी है वो है यूथ के दोनों वॉल्यूम। ठीक, क्योंकि यूथ के जो दोनों वॉल्यूम में क्वेश्चन दे रखे हैं 15 से 16 हज़ार क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। उनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि इसमें फालतू का दे रखा हो। ठीक, तो सबसे पहले आपको यूथ के दोनों वॉल्यूम सब्जेक्ट वाइज ख़त्म करने हैं। जैसे आप मान लो कहीं थ्योरी आप पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल की, तो जैसे आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल ख़त्म हुआ उसके बाद आप तुरंत उस पर आ जाइए ऑब्जेक्टिव वाली यूथ पे। उसमें आप अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल खोलिए और उसमें शायद उसके लगभग 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन दे रखे हैं सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिकल के, उनको आप लगाइए। और लगाने के बाद मैं आपको यूथ को लगाने का एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा और बेसिक इलेक्ट्रिकल में हमने मान लो कोई चैप्टर पढ़ा कैपेसिटर या संधारित्र, तो जब हमने संधारित्र वाली चैप्टर की थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूलास रहते हैं, कॉन्सेप्ट रहते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट हमारे एक बार समझ में आ गया या जो हमें फॉर्मूला एक बार समझ में आ गया तो हम उस पर बेसिस न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा हम उसको भी आराम से लगा सकते हैं। तो मान लो कैपेसिटर में मान लो 300 क्वेश्चन है ना संधारित्र वाले चैप्टर में। तो अब आपको क्या करना है, आप जैसे यूथ सॉल्व करने बैठेंगे तो एक अलग से बनाएंगे डायरी, या डायरी बनाएं या आप कुछ भी कॉपी में नोट करें, ऊपर डालें बेसिक इलेक्ट्रिकल चैप्टर नंबर 1, उस पर लिख दें जो भी आपका संधारित्र लिखें। और उसके बाद में आप मान लो 300 क्वेश्चन आप सॉल्व करने बैठे हैं तो आप मान लो एक दिन में 300 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आपसे जो क्वेश्चन आता है वो तो बहुत अच्छी बात है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं आया यानी आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली, अब आप ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं, आपसे फिर भी वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसी क्वेश्चन को वहाँ पे नोट कर लीजिए। क्योंकि ये एकदम 100% सत्य बात है कि अगर वो क्वेश्चन आपसे अभी नहीं आया तो क्वेश्चन आपसे वो आगे भी नहीं आएगा। अगर वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप गलती कर बैठेंगे। इससे अच्छा है आप उस क्वेश्चन को एक अलग से डायरी में या कहीं भी कॉपी में नोट करके लिख लें। आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ और पूरी यूथ के साथ ऐसा ही करना है, क्योंकि जब आपका पेपर नज़दीक आएगा और आपके पास में इतनी मोटी मोटी तो यूथ की बुकें होंगी तो आप उनको पलट नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल में टोटल मान लेते हैं कि 4000 क्वेश्चन है, तो उन 4000 क्वेश्चन में से अगर आप थोड़े से पढ़ने वाले हैं, सिंसियर हैं, अगर आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ रखी है तो उसमें लगभग आप 3500 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। बात आती है सिर्फ 500 क्वेश्चन की, तो वो 500 क्वेश्चन आपको एक डायरी में नोट करने हैं टॉपिक वाइज। बात क्लियर है? ऐसे आपको मशीन के साथ करना है। जैसे आप मशीन में ट्रांसफार्मर ख़त्म किए, अब आप यूथ में आइए। यूथ में जितने भी ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन दे रखे हैं आप उनको पहले सॉल्व करेंगे। जैसे 600-700 क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के हैं, उनको आप लगाइए। लगाने के बाद में जो क्वेश्चन आपसे नहीं आया आप उसको तुरंत ट्रांसफार्मर डाल के अपनी डायरी में नोट करेंगे। अगर आप ऐसा ही पूरी यूथ के साथ कर लेंगे तो आपको पता चलेगा
कि जो 15 से 16 हज़ार क्वेश्चन थे यूथ में, उसमें से आपसे लगभग 12 से 13 हज़ार क्वेश्चन तो ऑलरेडी आते ही थे। सिर्फ आपकी बात थी 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन की जो आपको यूथ में नए मिले या आप वो कॉन्सेप्ट जानते नहीं थे। तो आप बात समझ में आई। आपको सबसे पहले अपने थ्योरी का कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेस कर लेना है। जैसे भी कोई भी फैकल्टी आपको जो भी पढ़ा रही है, जिस तरीके से पढ़ा रही है, सबसे पहले आपको उस फैकल्टी पे भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास जताना पड़ेगा और एकदम जो जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे आपको पहले पूरा कोर्स ख़त्म करना है। कोर्स ख़त्म करने के बाद तुरंत आपको यूथ के दोनों वॉल्यूम जैसे मैंने बताए हैं वैसे ख़त्म करना है। अगर आप ऐसे ख़त्म नहीं करेंगे, सिर्फ यूथ में लगे रहेंगे, कहीं नोट नहीं करेंगे, तो आप एक बार ट्रांसफॉर्मर पढ़ लेंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे तो फिर आपको पूरे 600-700 क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, फिर आपका इतना ही समय जाएगा। तो आप मोटी सी 2-3 डायरी में उन 2-3 क्वेश्चनों को लिख लीजिए, आपकी यूथ वाली समस्या ख़त्म। अब एक चीज़, जब पूरा मान लो कोर्स ख़त्म कर चुके हैं और आपने पूरी यूथ भी लगा ली है, तो ये सब करने के बाद जब आप अपना खुद का एनालिसिस करेंगे तो आप अपने आप को पाएंगे कि हाँ मैंने बहुत कुछ सीख लिया है या मैं इस हद तक अब आ गया हूँ कि मैं एग्ज़ाम के काफ़ी नज़दीक हूँ। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको अपने आप को परखना है, जांचना है कि मैं कहाँ तक पहुँचा, मैंने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि नहीं, कहीं इसमें मैंने कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया, क्या मैं पेपर में बैठूँगा तो मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। इन्हीं सबको परखने के लिए होती है टेस्ट सीरीज़, यानी अब हमारा नंबर है टेस्ट सीरीज़ को लगाने का। तो देखो दोस्त, एक आती है टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज़, ठीक है, तो आपको उस टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर लेना है। ज़्यादातर लोग उसके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं अभी इसी में एक वीडियो लिंक मतलब इसमें ज्वाइन कर दूंगा उसको, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ आपको टेस्ट सीरीज़ कैसे लगानी है, क्योंकि उसके भी लगाने के तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है आप टेस्ट सीरीज़ कैसे भी लगा लेंगे और आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो दोस्त अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको टेस्ट सीरीज़ कैसे लगानी है, और जैसे मैं बता रहा हूँ सेम आपको उसी तरीके से टेस्ट सीरीज़ लगानी है, आपको डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं दोस्त कि टेस्ट सीरीज़ लगाते कैसे हैं। तो देखिए मैंने अपने फ़ोन का पेज ओपन कर रखा है, इसमें ये है टेस्ट बुक नाम का ऐप। पहले आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए इसका कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। अब इसमें नीचे देखिए इसमें लिखा है टेस्ट। तो अब जैसे ही टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो उसमें ऊपर आ रहा है योर पास है, मतलब मेरा जो पास था वो एक्सपायर हो चुका है। मैंने आपको समझाने के लिए बस इस ऐप को इंस्टॉल किया है। तो जैसे मान लो इसमें लिख रहा है UPPCL JEE इलेक्ट्रिकल टेस्ट ऊपर वाला, तो मान लो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए इसमें फ्री मॉक टेस्ट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, फुल टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पेपर हुए थे वो सब देखिए इसमें दे रखे हैं, अलग से पूरा दे रखे हैं इसमें। और अब मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए अब आपको इस टेस्ट सीरीज़ को देना कैसे है। सबसे पहली और सबसे मुख्य बात, आप कोई भी टेस्ट सीरीज इस उद्देश्य से बिल्कुल ना दें कि मुझे मतलब टेस्ट सीरीज पे रैंक लाना है या मैं चीटिंग करके कोई भी, जैसे आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं और आप गूगल करके उसका आंसर दे रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। और टेस्ट सीरीज देते समय एकदम एकांत में बैठना है, जैसे पेपर देते हैं सेम उसी तरीके से पेपर देना है। क्योंकि जैसे मान लेते हैं आप कोई फुल पेपर दे रहे हैं और फुल लेंथ पेपर में मान लो 200 क्वेश्चन थे। अब 200 क्वेश्चन में से आपसे आ रहे थे मात्र 120 क्वेश्चन और आपने अटैम्प्ट कर लिए 180 क्वेश्चन। तो आपने जो 60 क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट किए तो उसमें से मान लो आपके 20 क्वेश्चन तुक्के से सही हो गए, तो ये अभी तो सही हो गए, लेकिन अब पता है इसका घाटा क्या है। इसका घाटा ये हुआ, आप उन क्वेश्चन को अब एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि आपको लगे वो तो मेरे सही हो गए। तो इसीलिए आपको टेस्ट सीरीज में कभी भी तुक्का नहीं मानना है। आपसे भले ही 200 में से 50 क्वेश्चन आए, 60 क्वेश्चन आए, आप सिर्फ 60 क्वेश्चन को कीजिए, बाकी अपना पीछे एनालिसिस कीजिए कि क्या कमी रह रही है, उन कमियों को दूर कीजिए और उन पर काम कीजिए, फिर दोबारा से टेस्ट दीजिए। यकीनन आपके मार्क्स अगर 60 आए थे तो अगली बार 70 आएंगे, 80 आएंगे और धीमे धीमे एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक पहुंचेंगे और एक और कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपको सफलता निश्चित मिल जाएगी।
अब देखिए, जैसे मैं कोई भी टेस्ट खोल ले रहा हूँ, जैसे इसमें ये दे रखा है UPPCL JEE इलेक्ट्रिकल मिनी मॉक टेस्ट। अगर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो नीचे आता है एग्री एंड कंटिन्यू। अच्छा, पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है, मान लो मैं इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसमें एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए इसमें ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इन क्वेश्चन को यहाँ पे गॉट इट करके इनको आगे बढ़ाते चलेंगे। मैं रैंडमली इन पर कोई भी क्लिक करता जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इसका पहले का ये बी क्लिक कर दिया, आप सेव नेक्स्ट कर दिया। इसका मान लो ये कर दिया, सेव नेक्स्ट, ये सेव नेक्स्ट, ये सेव नेक्स्ट। मान लो मैं ऐसे कोई भी क्वेश्चन सेव नेक्स्ट करता जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और अपने टेस्ट को सबमिट कर दूँगा। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा इसमें मतलब 2.75 मार्क्स है। मैंने 4 अटैम्प्ट किए थे, 1 गलत है, जो भी है। अब देखिए ये तो इसका एनालिसिस हो गया। अब इधर आ रहा है सॉल्यूशन, ठीक। अब देखिए इसमें सॉल्यूशन है, यानी ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 वाला मेरा गलत हुआ है ना। तो देखिए इसके राइट कॉर्नर में बन के आ रहा है ये ऐसा कुछ सिंबल, ये इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा। ये आ रहा है इस अगर आपको ये वाला क्वेश्चन जो आपका गलत हुआ है 3 नंबर वाला क्वेश्चन, आपको पहले इसको सेव कर लेना है। लिख रहा है क्वेश्चन सेव्ड। अब सेव्ड से क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन आपका हमेशा के लिए सेव हो गया, ठीक। जैसे मैंने मान लो 4 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से मेरे 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर वाले सही हो गए, तीसरा वाला गलत हो गया, तो मैंने तीसरे वाले को सेव कर लिया। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 या आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं मुझसे नहीं आ रहे थे। तो मैं अब क्या करूँगा, जितने भी क्वेश्चन मुझसे गलत हुए थे उनको सेव करूँगा, और जो क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए थे या मैंने जिनके आंसर लगाए नहीं थे मैं उनको भी सेव करूँगा। जैसे आप इन सबको ऐसे ऐसे आप इन सबको सेव करते जाएंगे, ऐसे ऐसे करके। देखिए इस तरीके से टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन सेव होते हैं। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन सेव होके जाते कहाँ हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ सेव होके क्वेश्चन जाते कहाँ हैं। और सबसे एक चीज़ वहाँ पे और बता दूँ, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 13 है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए आप इसमें कोई भी लगा, मैंने ये लगा देता हूँ ये वाला जो, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे आ रहा सॉल्यूशन। मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन था, आपने तभी क्वेश्चन किया नहीं था, छोड़ रखा था। अब आपने यहाँ पे आपका जो भी रीज़न रहा हो, आपसे आ नहीं रहा हो या आपने स्किप कर दिया हो, तो सबसे पहले आप आएंगे, इसका यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए नीचे पूरा कॉन्सेप्ट दे रखा है, आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। फिर नीचे न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखाया गया है, ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। एक बार आप यहाँ पे देखेंगे और क्वेश्चन आपने सेव कर ही लिया है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन, आप हर क्वेश्चन के नीचे व्याख्या दे रखी है, आप हर क्वेश्चन की व्याख्या को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए इसमें एक और अच्छी खास बात क्या होती है वो आपको बता रहा हूँ मैं। थोड़ा से बाहर निकलते हैं, अभी रुकिए थोड़ा। देखिए इससे बाहर आ जाएंगे तो जब मैं तैयारी करता था, या मतलब जब मैंने पेपर दिया था, तो देखिए यहाँ पे सेकंड रो में आ रहा है सेव्ड वाला क्वेश्चन, सेव्ड वाला साइन आ रहा है। जैसे आप सेव्ड वाले पे यूँ क्लिक करेंगे तो ऊपर आ रहा है माई सेव्ड आइटम। इसमें वीडियो के नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चंस, यानी जब मैं टेस्ट सीरीज देता था तो मेरे लगभग 3087 क्वेश्चन सेव हो गए थे। इसका मतलब ये हुआ मैंने जितने भी पेपर दिए होंगे उसमें से 3087 क्वेश्चन ऐसे थे जो या तो मेरे गलत हुए थे या फिर मुझसे आए नहीं थे, मैंने सेव कर लिए थे। अब इससे इनका क्या फ़ायदा हुआ था, मैंने ये 3087 क्वेश्चन को बार बार देखा, कई बार देखा, इनका मैंने सॉल्यूशन देखा और मैंने उनको अच्छे से समझा और उनको दोबारा से फिर मैंने अपना क्लियर कर लिया। अब जैसे ही आप क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें और एक और अच्छी बात क्या होती है, मान लो 3087 क्वेश्चन थे। अब वो 3087 क्वेश्चन किसी एक सब्जेक्ट के तो होंगे नहीं, उसमें भाई कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे नेटवर्क थ्योरी है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, पावर सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल है, जो भी है वो ऑटोमेटिक जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है वो उसमें ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। जैसे मान लेते हैं हमें अब पावर सिस्टम पढ़ना है, तो पावर सिस्टम क्लिक किया। अब हमारे इसमें जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो पावर सिस्टम के वो क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमने पहले थ्योरी पढ़ी, ठीक, यूथ पढ़ा, वो भी ठीक,
यानी थ्योरी भी पढ़ ली और यूथ भी पढ़ ली। हमें ना तो थ्योरी से इस सवाल को करने में मदद मिली, ना यूथ से मिली। इन द सेंस ये क्वेश्चन हमारे सारे के सारे नए क्वेश्चन हैं भाई। वही क्वेश्चन तो आप यहाँ पे सेव करेंगे ना जो आपके लिए नए होंगे। तो अब देखिए ये पावर सिस्टम है, इसके ये सारे क्वेश्चन हैं। इसमें आप एक और फिल्टर लगा सकते हैं, नीचे फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, इस फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब ये पूरा चैप्टर वाइज हो जाएगा। जैसे फॉल्ट एनालिसिस, प्रोटेक्टिव रिले, पावर सिस्टम, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। आप अगर यहाँ पे क्लिक कर देंगे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पे और अप्लाई फिल्टर कर देंगे तो अब ये सारे वो क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर से हैं। आप इनको यहाँ पे फिर आके आप उसी चैप्टर के स्पेशली क्वेश्चनों को देख सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनकी नीचे व्याख्या कर सकते हैं या व्याख्या पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं। दोस्त अगर आप ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा और एक आपकी जो तैयारी है वो एक सही दिशा में होगी। मैंने स्ट्रेटेजी का पूरा वीडियो आपके साथ शेयर किया है। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह गए हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे आप टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। अगर आपको मुझसे सीधा बात करना है तो आप पहले मुझे इंस्टाग्राम पे SMS कीजिए, मैं वहाँ पे अपना नंबर भी शेयर कर देता हूँ। क्योंकि दोस्त मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, अपने दोस्तों से पूछ के देख लेना। मैं नॉर्मली मैं सबसे कॉल करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर जैसे मान लो कि आप कॉल कर रहे हैं, मैं ड्यूटी पे हूँ तो कॉल दोस्त रिसीव नहीं कर पाता। बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ क्योंकि दोस्त मैं भी उसी स्टेज से निकल के आज बाहर आया हूँ, है ना। तो तैयारी का दर्द क्या होता है और बेरोजगारी का दर्द क्या होता है, आप लोग इसमें क्या क्या कंडीशंस फेस कर रहे होंगे वो से मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। और एक आखिरी बात दोस्त, जब कभी भी ना जैसे वैसे माँ बाप तो ऐसी चीज़ें हैं जो अपने बच्चे से कभी दुखियाते नहीं हैं। दुखियाते इन द सेंस उनको अपने बच्चे कभी बुरे नहीं लगते, चाहे उनका बच्चा सफल हो या ना सफल हो। लेकिन जो पड़ोसी है ना, जो पड़ोस वाले या इधर उधर के रिश्तेदार ताने मार मार के ये हाल कर देते हैं कि वो जीना मुश्किल कर देते हैं। तो दोस्त अगर कभी भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट आप हों, आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मेरे पास चित्रकूट चले आना, मेरे पास रहना 2-3-4 दिन जब तक आप रहना चाहें मेरे पास रहना। आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, जो भी मुझसे मदद होगी किसी भी तरह की मैं आपकी करूंगा। लेकिन दोस्त इतना जान लीजिए, बिना पढ़ाई के या बिना सफल हुए ना तो कोई इज्जत है ना सुकून। तो इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और नीचे अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो अच्छे अच्छे कमेंट भी करना। बाकी देखिए पसीना आ रहा है, पंखा बंद करके वीडियो शूट करना पड़ता है, बहुत गर्मी है। थैंक यू।